नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का पसंदीदा डिबेट शो में, जहां पर हम पूछेंगे सवाल, यानी कि इंडिया का सवाल। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता अपने अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने में लगे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता रोड शो के जरिए अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हैं और लोक लुभावन वादों के जरिए अपनी बातों को रख भी रहे हैं। लेकिन ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इन सबके बीच चुनावों में बाटला हाउस, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों की एंट्री हो गई। दरअसल पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर अब जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि कांग्रेस जैसे दलों से हमें सतर्क रहना होगा। वो अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए आतंकियों को अब हितैषी बनाने में लगे हैं। और तो और कांग्रेस इसे बीजेपी के आगामी चुनाव में हार की अब बौखलाहट भी बताने लगी है। दरअसल पिछले 27 सालों में बीजेपी गुजरात में राज कर रही है और वो इस जीत को बरकरार भी रखना चाहती है। कांग्रेस जो है सदियों से वनवास से दूर है, सत्ता से दूर है और हर संभव तैयारी में जुटी है कि आखिर कैसे यहां पर मुकाबले को जीता जाए। और आम आदमी पार्टी जब से एंट्री की है ये मुकाबला हो चला है त्रिकोणीय है। लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहेगी और आतंकवाद के सहारे क्या बीजेपी चुनाव ये जीतेगी, जो विपक्ष को लेकर मुद्दा बना रही है। और आखिर क्या हो रहा है पूरी तरह से समय गुजरात के चुनावी मौसम में, रिपोर्ट के जरिए देखिए, फिर करेंगे चर्चा। बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे। बाटला हाउस एनकाउंटर किसके समय में हुआ था? किसने उन आतंकियों को मार कर गिराया था? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। बाटला हाउस जैसे कांड में अफजल तेरे कातिल जिंदे हैं, ऐसे नार मैं शर्मिंदित हूं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थमने में अब कुछ ही घंटे का समय बचा है। जिसे देखते हुए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान अपने चरम पर है। बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तक ने अपने दिग्गज राजनेताओं को मैदान में प्रचार प्रसार का जिम्मा सौंप दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात दौरे पर हैं। ताबड़तोड़ प्रचार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है तो सत्ताधारी बीजेपी अपने विरोधियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी में है, जिसके चलते पीएम मोदी ने रैली में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने सूरत के मंच से साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ था। दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने मुंबई हमले समेत सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को सर्जिकल स्ट्राइक पर संदेह है, हमारी सेना की ताकत पर संदेह है। ये लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं और आतंकियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। बीजेपी अपने विजय रथ को बरकरार रखना चाहती है।
तो कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी के सबसे मजबूत किले में सेंध लगा दी जाए। खुद पर उठे सवालों पर कांग्रेस का कहना है कि शायद बीजेपी भूल गई कि बाटला हाउस एनकाउंटर किसके राज में हुआ था। वो कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने ये कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। मोदी साहब, आज आपने बाटला हाउस का जिक्र किया। बाटला हाउस एनकाउंटर किसके समय में हुआ था? किसने उन आतंकियों को मार कर गिराया था? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। चाहे वो किसी को फांसी देने की बात हो, चाहे वो अफजल गुरु को फांसी की बात हो, किसी के भी, सबको हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर और पूरी तरह से आतंकियों को उनके वहां पर उनको आईना दिखाया, उनको ठिकाना दिखाया। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है। ऐसे में सबकी नजर इस बार के चुनाव पर टिकी हुई है। सवाल है कि क्या इस बार गुजरात में कोई बदलाव होगा या बीजेपी का जादू बरकरार रहेगा। बाटला हाउस और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दे कांग्रेस की गले की फांस बनेंगे या बीजेपी को गुजरात में जोरदार झटका लगेगा। इन सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ गुजरात की जनता के पास है। लेकिन इतना तो तय है कि चुनावी मिशन को फतेह करने के लिए साम दाम दंड भेद की सियासत लगातार जोर पकड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए, गुजरात की चुनावी लड़ाई इस समय आतंकवाद के मुद्दे पर आ चली है, लेकिन कैसे विपक्ष की पार्टियों पर हावी हुआ जाए, पीएम नरेंद्र मोदी ने यह फिलहाल करके दिखाया गुजरात की चुनावी मैदान में। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे मनोज यादव, प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी कांग्रेस से, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर एहसान त्रिवेदी पॉलिटिकल एक्सपर्ट और बिलाल खान स्टूडियो से होंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी, मनोज जी, तहसीन जी, एहसान जी और बिलाल जी, आप सभी का चर्चा में। सबसे पहले मनोज यादव जी, आपके पास आऊंगा। क्या गुजरात का इस बार चुनावी रण आतंकवाद के मुद्दे पर जीतने की तैयारी है क्या? जो आप लोगों ने सभी जनसभाओं में शामिल किया है, चाहे वो देश के किसी भी राज्यों का चुनाव क्यों ना हो। देखिए सागर जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा रहने वाला है। लेकिन एक बात बताइए जी, मेरी आवाज गूंज रही है सर? आपकी आवाज हम तक आ रही है। ऑडियो एक बार सही करिएगा मनोज जी की, गूंज रही है। आप बोलिए, आप रिपीट करिए। जी 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 सागर जी, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है। लेकिन ये विकास कैसे हुआ, इन्वेस्टमेंट कैसे आया, स्टार्टअप में आज गुजरात नंबर 1 कैसे हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 कैसे हुआ? आपको याद होगा कि जिस तरह से इनके शासन में किस तरह से 365 दिन में से 250 दिन तो कर्फ्यू लगता था। आतंकी गुंडे, आतंकी लगातार वहां उनको चरम पर था। देखिए मनोज जी, देखिए आपको इंटरप्ट कर रहा हूं केवल इसीलिए। अभी आपने जिक्र किया कि गुजरात को आपने, मनोज जी, गुजरात को आपने बेहतर बनाया है। गुजरात मॉडल आप देश भर में घूम घूम कर आप पेश कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि क्या बेहतर काम कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग इतना बेहतर काम कर रहे हैं तो आतंकवाद के मुद्दे की आवश्यकता यहां पर पड़नी चाहिए। नहीं, क्यों नहीं आवश्यकता पड़ेगी ये बताइए। क्या आतंकवाद का मुद्दा इस देश में मुद्दा नहीं था? क्या कानून व्यवस्था का मुद्दा इस देश में नहीं था? जहां पर लगातार कर्फ्यू लगते थे, जहां पर आतंकी गुंडे जिस तरह से सर उठा करके चलते थे, आपको याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शीशे का बुलेट प्रूफ शीशा लगा करके वो भाषण देते थे लाल किले से। आज ये हो गया है कि राहुल गांधी आराम से निर्बाध रूप से पदयात्रा कर रहे हैं। तो एक कानून व्यवस्था देश के अंदर अच्छी हुई है, तभी तो हुई है। और क्यों ना चर्चा की जाए, मुझे बताइए, क्या इसमें सच्चाई नहीं है कि बाटला एनकाउंटर होने के बाद में मोहनचंद शर्मा को श्रद्धांजलि ना देने की अपेक्षा वो जो आतंकवादी थे उनके लिए इन्होंने आंसू नहीं बहाए? क्या दिग्विजय सिंह सलमान खुर्शीद ने उसको जस्टिफाई करने का काम नहीं किया? क्या ये लोग वहां पर आजमगढ़ नहीं गए? क्या ये बताइए कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से, 2 दिन के बाद गुजरात में चुनाव है, 2 दिन के पहले बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र करना, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस को भी। इसलिए पूजा जी हम आपसे पूछ लेते हैं। पूजा जी बताइए, बाटला हाउस एनकाउंटर पर सलमान खुर्शीद का सवाल खड़े कर देना, ठीक है, लौट कराऊंगा मनोज जी आपके पास। बताइए पूजा जी, सलमान जी का सवाल खड़े कर देना, दिग्विजय सिंह जी का सवाल खड़े कर देना, देश की जनता ये पूछती है आखिर बार बार ऐसे मुद्दों पर, मौकों पर आप लोगों ने अपने कदम पीछे क्यों किए? पूजा जी। सागर जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी के प्रचार मंत्री नहीं हैं।
और जब ठीक चुनाव के 2 दिन पहले उन्हें 27 साल से वो गुजरात में शासन कर रहे हैं, 8.5 साल का केंद्र सरकार में शासन है, उनके पास अपने कामों पर वोट मांगने के लिए नहीं, वो बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं। कभी वो बात करते हैं कि मैंने गुजरात को बनाया, कभी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो वो उन्हें काम करने नहीं देगी। बहुत ही बेतुकी सी बात है। तो पूजा जी डर लग रहा है क्या? आतंकवाद, अगर आतंकवाद के मुद्दे को उठा के बीजेपी वोट मांग रही तो आपको डर लग रहा है क्या? नहीं, डर यहाँ पे भाजपा को लग रहा है, ये भाजपा की बौखलाहट है कि वो आतंकवाद को बार बार ला रहे हैं वोट मांगने के लिए। उनके पास उनके रिपोर्ट कार्ड पे काम का वो प्रधानमंत्री जी वोट मांगना चाहते। प्रधानमंत्री जी मोरबी में मृत हुए 135 लोगों के नाम पर वोट मांगे। प्रधानमंत्री जी नोटबंदी में जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की रीढ़ की हड्डी टूट गई उस पे वोट मांगे। आज जो 40 लाख बेरोजगार है, रजिस्टर्ड बेरोजगार गुजरात में, उस पे वोट मांगे। प्रधानमंत्री जो महंगाई आसमान छू रही है उस पे वोट मांगे। 2008 का बाटला हाउस एनकाउंटर जो कांग्रेस ने करवाया, दिक्कत यह है कि कांग्रेस आतंकवाद पर राजनीति नहीं करती है और भाजपा करती है। कांग्रेस ने ही अफजल गुरु को फास्ट ट्रैक कोर्ट करके फांसी दी, लेकिन यही प्रधानमंत्री मोदी जी थे जब 26 से 11 में सेना के जवान लड़ रहे थे तो ये बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बीजेपी में खून भरा पोस्टर लगा था वोट मांगते हुए। इन्होंने हमेशा आतंकवाद को, मतलब कि आप ये कह रही हैं पूजा जी, अगर दिग्विजय जी, सलमान जी, इन लोगों ने सवाल उठाए थे बाटला हाउस एनकाउंटर वाले मामले में, तो इन लोगों ने सही किया, सवाल नहीं पूछना चाहिए किसी मुझे को? ये बताइए कि गुजरात चुनाव के 2 दिन पहले बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र उठाने का मकसद क्या है? नहीं, हमने बीजेपी से पूछ लिया, आपने सुना नहीं शायद, हमने बीजेपी से पूछ लिया ये कि आपने 2 दिन पहले एंट्री क्यों की इस मुद्दे की। नहीं तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना कि बताइए क्या आप उससे सहमत है क्या जो उन लोगों ने सवाल उठाए थे? नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन ये बात ये भी है कि आतंकवाद में उरी का हुआ, पुंछ, पुलवामा, पठानकोट, बहुत सारे आतंकवादी घटनाएं हैं, लेकिन कांग्रेस कभी आतंकवाद का राजनीतिकरण नहीं करती है, लेकिन बीजेपी वही करती है। और प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बार बार लोगों को डराना नहीं चाहिए। देखिए पूजा जी, आप ही नहीं है और आम आदमी पार्टी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पुलवामा घटने का जब जब जिक्र किया गया तो उस घटना में आम आदमी पार्टी को भी घसीटा गया कि इन लोगों ने विरोध किया था सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। ईशान त्रिवेदी पॉलिटिकल एक्सपर्ट होंगे। ईशान जी, आम आदमी पार्टी पर भी जब जब पुलवामा का जिक्र हुआ तो बीजेपी ने सवाल तो खड़े किए कि आप लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी आपत्ति रही, आप लोगों ने बार बार सबूत की मांग की और अब आप लोगों की एकदम छवि जो है बदलना आप लोग चाह रहे हैं गुजरात के चुनावी मौसम में। सर, मैं इसको आपको बहुत ही अच्छे से ईशान जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आप बोलना शुरू करिए। ओके। सबसे पहले जिस प्रकार से एक सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कांग्रेस ने सवाल उठाया था, उस पर अरविंद केजरीवाल जी की टिप्पणी थी कि ऐसा है तो आप खामोश क्यों हैं सर, आप उसके बारे में जो भी है पर्याप्त सबूत दीजिए और इन लोगों का मुंह बंद कर दीजिए। उसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था उस वक्त। दूसरी बात कि अगर नरेंद्र मोदी जी बाटला हाउस पे सवाल उठाए तो वो सही है, और अगर कोई विपक्ष पार्टी दूसरी कोई चीज पे सवाल उठाए उसके बारे में तकलीफ हो जाती है, तो ये कहां की लोकशाही है। मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में ये बोल रहे हैं कि 2002 के बाद कभी कोई कौमी तनाव नहीं हुआ, रमखान नहीं हुए। मैं मानता हूं ये अच्छी बात है, मैं गुजरात से हूं, उसके लिए मैं उनकी तारीफ करूंगा। लेकिन एक सिंपल चीज है, वही नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसके बाद आनंदी जी की सरकार, उसके बाद विजय रूपाणी जी की सरकार और भूपेंद्र भाई की सरकार, जो पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है, उसके पे ग्रेड बढ़ाने की बात जब आई तो किसी को याद नहीं आया। अरविंद केजरीवाल जी ने एक मुद्दा बोला कि उनका पे ग्रेड बढ़ाना चाहिए, तब भूपेंद्र भाई को याद आता है ओ माय गॉड उनका पे ग्रेड बढ़ाना चाहिए। सिर्फ बातें करने से लोगों का काम नहीं होता सर। सिर्फ बाटला हाउस के बारे में तकलीफ होने से बात नहीं होगी। बाटला हाउस में काम जिस पुलिस वालों ने काम किया तो उनके बारे में भी उनको सोचना होगा। आम आदमी पार्टी रूट कोजेस तक जाती है, वो उसके बारे में सोचती है, और मेरा ऐसा मानना है कि सही में ऐसी पार्टियों की जरूरत है जो लोगों के बारे में सोचे। ठीक है, तहसीन जी आपके पास आ रहा हूं, फिर जाऊंगा बिलाल जी के पास। आखिर कांग्रेस इस मुद्दों से अपने आप को कैसे बचाएगी? अगर देखिए गुजरात के चुनावी मौसम में आम जनता ने इस मुद्दे पर विचार करना शुरू कर दिया कि हाँ वाकई में आप लोगों ने उस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे, आपके 2 दिग्गज चेहरे सामने आ गए थे, तो फिर आपको पॉलिटिकल एक्सपर्ट पे तौर पे नहीं लगता कि थोड़ा नुकसान हो सकता है कांग्रेस को यहाँ पे?
सागर जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जी। मैं सिर्फ एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ, तो मैं सिर्फ सच बोलूंगा और मैं तथ्यों के आधार पर अपनी बातें आपके सामने रखूंगा। हम बात करते हैं बाटला हाउस की, अन्य आतंकवादी हमलों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। बाटला हाउस एनकाउंटर में क्या हुआ? सबसे पहले मोहनचंद शर्मा जी शहीद हुए। उस वक्त के देश के राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, उस वक्त के देश के गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी, उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उस वक्त के देश के यूपीए की चेयरपर्सन, आज भी यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने श्रद्धांजलि देते हुए उनको पत्र लिखा। सोनिया गांधी जी के पत्र को मैं कोट करता हूं वर्बैटिम, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दुर्भाग्य इस मुल्क का कि देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पे बैठ के झूठ बोलते हैं। सोनिया जी के पत्र को मैं कोट करते हुए कहता हूं, वो माया शर्मा जी को लिखती है, जो मोहन शर्मा जी, शहीद मोहन शर्मा जी की पत्नी है, कि आपके पति इस देश के लिए शहीद हुए, हम वो सब कुछ करेंगे ताकि उन्हें वो इंसाफ मिले, वो इस मुल्क के इंस्पिरेशन है। सोनिया गांधी माया शर्मा जी को लिखती है, माया शर्मा जी का पत्र आता है कि आप मैं सरकार की आभार हूं। पुलिस अवार्ड, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, अशोक चक्र, ये सारे अवार्ड यूपीए की सरकार देती है। एनकाउंटर कब होता है? यूपीए की सरकार देता है। दो नेता स्टेटमेंट देते हैं, दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद। जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस की मीडिया के प्रभारी इंचार्ज है, उनका स्टेटमेंट पढ़ता हूं। ये जो स्टेटमेंट दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद जी ने दिया है इस एनकाउंटर को लेके, दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस इस पर खफा है और इन पे एक्शन लेगी। उनको माफी मांगना पड़ा। दिग्विजय सिंह जी इस पे बारे में माफी मांगते हैं सार्वजनिक तौर पर। प्रधानमंत्री है, देश के झूठ क्यों बोलते हैं? अब मैं एक सवाल से अपनी बात को समाप्त करता हूं। 26/11 की घटना हुई, मेरे व्यक्तिगत दोस्त हेमंत करकरे शहीद हुए, मेरे दोस्त थे, मेरे उनसे घरेलू संबंध थे, मेरे दोस्त थे। उस वक्त जैसे पूजा ने बताया, प्रधानमंत्री जी एनएसजी लड़ रही थी, उस वक्त के मुख्यमंत्री वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन उसके बाद पता है क्या करते? वो जाते हैं मेरे दोस्त हेमंत करकरे के घर जो शहीद हुए, 1 करोड़ का चेक लेते। उनकी पत्नी उनको कहती है, मोदी जी को, उस वक्त चीफ मिनिस्टर से, घर के बाहर जाओ। ये शोभा देता है उस वक्त के मुख्यमंत्री को? ये शोभा देता है देश के प्रधानमंत्री को? मेरे देश के शहीद, मेरे मित्र के बारे में ये मोदी जी का व्यवहार था। मैं एक चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने कवर किया था सागर जी और आपके चैनल ने, मोदी जी ने ये आपके चैनल को कहा कि प्रज्ञा ठाकुर, जिसने मेरे मित्र हेमंत करकरे को कहा कि अच्छा हुआ वो मर गया, उसको हृदय से माफ नहीं करेंगे। काहे एक्शन लिया प्रज्ञा ठाकुर पर? आज बता दे मनोज यादव जी, इस शो पर बताकर मुझे एक्सपोज करे, क्या एक्शन लिया उसने उन पर? जी चलिए ठीक है। बिलाल खान जी, ममता बनर्जी ने भी एनकाउंटर को फर्जी बता दिया था। उस समय जब सलमान खुर्शीद ने सवाल खड़े किए थे वो तो आपने सुनाई, पी चिदम्बरम ने एनकाउंटर को सही बताया, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब जांच के निर्देश ही दिए गए थे। फिर इसके बावजूद बीजेपी का सवाल खड़े करना क्या जायज आपको लगता है? क्या लगता है कि ये कुछ पॉलिटिकल फायदे के लिए किया जा रहा है गुजरात के चुनावी माहौल में? देखिए सागर जी, आज 27 साल गुजरात में बीजेपी की सरकार को हो गए हैं, और जिस तरीके से ये लोग राजनीति कर रहे हैं, और सुनिए आज का नहीं है ये, जिस तरीके से इन्होंने बिल्किस बानो के हत्यारों को, बलात्कारियों को रिलीज़ किया, उसी दिन से हम लोगों को नज़र आ गया था कि ये किस तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और ये ऐसी गंदी सियासत कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री सबके होते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के नहीं है। वो इतने बड़े पद पर, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पद पर बैठकर बटला हाउस को लेकर आ रहे हैं। अब क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि 27 साल इन गवर्नमेंट को हो चुका है, वहां इनकी जो है कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए ये इस तरीके के टॉपिक लेकर आते हैं बार बार। चाहे बिल्कुल बिल्किस बानो के हत्यारों को, बलात्कारियों को रिलीज करके इन्होंने प्रचार किया हो, और आज बटला हाउस को लेकर आ गए, इसी चीज का प्रचार करेंगे। एक दूसरी सरकार बैठी हुई है, वो कह रही है कि हमने कराया, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर ये काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बटला हाउस का हमने कराया एनकाउंटर, हमें इसका वो मिलना चाहिए कि हम चाहते हैं कि, और बीजेपी कह रही है कि हमें इसका वो मिलना चाहिए कि हम लोग, इन लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो ये दोनों मिलकर, दोनों ही पार्टी इस वक्त ऐसा हाल कर रही है कि देश में गुमराह कर रही है लोगों को। मुद्दे की कोई बात नहीं कर रहा है, कि बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा है, एजुकेशन की बात नहीं कर रहा है, और आज के देखिए महंगाई कितनी है उस पर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको पता चलता है कि देश के प्रधानमंत्री वो सबके हैं, किसी एक के नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सिर्फ और सिर्फ ये बात हो रही है तोड़ने जोड़ने की, मंदिर मस्जिद की बातें, जिससे इन लोगों को फायदा होता है, जिसमें एक माहौल, एक हिंदू मुस्लिम की जो है एक खाई पैदा करना चाहते हैं ये लोग, और इस तरीके से टॉपिक लेकर आते हैं। ये प्रधानमंत्री ही थे हमारे देश के जिन्होंने कहा था कपड़ों से पहचाना जाएगा, जिन्होंने कहा था कि देश के अंदर
शमशान और कब्रिस्तान की बात की थी, दिवाली और ईद की बात करके ये लोग बांटने की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इनको मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको तुष्टिकरण की राजनीति करनी है और इनको जो है देश में नफरत फैलाने का काम करना है। मैं खुल्ला कह रहा हूं, अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो बताइए आपने क्या क्या काम किया 27 साल के अंदर। आज सरकार हो चुकी है आपकी गुजरात के अंदर, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। तो आगे जिस तरीके से आप देखिए चुनावी माहौल है गुजरात में और एमसीडी चुनाव भी है, और गुजरात में जिस तरीके से अब घमासान मचा हुआ है मैदान में गुजरात में, वो अब सोचने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री जोरों शोरों से मैदान में उतर चुके हैं, लगातार बातें हो रही हैं। कल के भाषण में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को जमकर निशाना साधा कांग्रेस पर, तब उसके बाद एक अलग सा माहौल तैयार हो गया। उनका कहना है कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार आतंकवादी जितने हमारे देश में रहे हैं उस पर भरोसा करती रही हैं, और साथ ही अब जो दूसरा विपक्षी पार्टी है उसको भी हमारे देश को एक बार सोचना चाहिए, क्या उसको लेकर चलें या नहीं। एक बार फिर से डिबेट में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तहसीन पूनावाला है, तमाम हमारे जितने भी गेस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं, पूजा त्रिपाठी, ईशान त्रिवेदी, बिलाल खान, मनोज यादव थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तहसीन, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने यही, अगर मनोज यादव जी है, मैंने उनसे कुछ स्पष्ट सवाल पूछा था कि जो बाटला हाउस को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, जो मैंने सत्य सामने रखे, उस पर वो उत्तर दे रहे। एक सोनिया जी ने पत्र लिखा था माया जी को, मोहन शर्मा जी, शहीद मोहन शर्मा जी की पत्नी को, उसका उन्होंने उत्तर भी दिया था। दूसरा, मोहन चंद शर्मा जी को हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला, अशोक अवार्ड और पुलिस अवार्ड। एनकाउंटर को सही ठहराया गया, सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह जी पर एक्शन भी। लेकिन मेरा उनसे सवाल है 26/11 को लेकर, सुन रहे हैं मनोज यादव सुन रहे हैं। हाँ, जी, इसलिए 26/11 को लेकर मेरा स्पष्ट सवाल है, क्योंकि 26/11 में जो शहीद हुए थे हेमंत करकरे के, वो मेरे एक व्यक्तिगत दोस्त थे। उनको लेकर प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो उनके बारे में अनाप शनाप कहा था, उसे प्रधानमंत्री जी कभी भी हृदय से माफ नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कभी भी प्रज्ञा ठाकुर पे कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब 26/11 हो जवाब भी ले लेते हैं मनोज यादव एक बार जवाब ले लेते हैं। जी मनोज जल्दी से क्योंकि तमाम गेस्ट हमारे साथ। जब 26/11 की घटना हो रही थी, उस वक्त तभी के मुख्यमंत्री गुजरात के मोदी जी 26 हमारे एनएसजी के कमांडोज लड़ रहे थे, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मेरे दोस्त हेमंत करकरे के पत्नी के घर गए 1 करोड़ का चेक 1 करोड़ का चेक लेकर, और उनकी पत्नी विधवा, उन्होंने उनको बाहर निकाला। हो गया 1 सेकंड, जवाब मनोज यादव जल्दी से। विपक्षी पार्टियों पर क्यों ना भरोसा करे देश? जी, तहसीन जो सवाल पूछ रहे हैं। हेलो, आपको आवाज आ रही है तहसीन की? तहसीन देखिए, ऐसा है कि मुझे अब समय देंगे तो उचित रहेगा, क्योंकि मैं आवाज आ रही है। ऐसा है कि चारों पैनलिस्ट जो आपने बैठा रखे हैं आम आदमी पार्टी का, एक आपने उस गांधी परिवार के खुद ही उनके रिश्तेदार को बैठा रखा है, वो निष्पक्ष कैसे होंगे? तो कम से कम मुझे 4 लोग। मनोज जी, आम आदमी पार्टी से कोई नहीं है, क्लियर कर दूं आपको, आम आदमी पार्टी से कोई नहीं है। डॉक्टर ईशान त्रिवेदी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, तहसीन जी भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, बिलाल खान भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आम आदमी पार्टी के जो सहयोगी हैं, जी नहीं, विचार मिल सकते हैं यहाँ पर, किसी आम आदमी पार्टी से कोई नहीं है। बोलिए। लेकिन मुझे कम से कम 4 लोगों का जवाब देने का जवाब दीजिए, छोड़िए ना कौन सी पार्टी से। जवाब आपसे पूछा तहसीन पूनावाला ने, जवाब दीजिए। इन्होंने तहसीन पूनावाला से मैं पूछना चाहता हूं, क्या सोनिया गांधी जी रोई थी कि नहीं रोई थी? क्या ये लोग आजमगढ़ गए थे कि नहीं गए थे? क्या अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है? क्या ये जेएनयू के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए थे कि नहीं थे? याकूब मेनन की फांसी रुकवाने के लिए क्या रात के 12 बजे इन्होंने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे कि नहीं खटखटाए थे? क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर इन्होंने सवाल पूछा था या नहीं पूछा था? एयर स्ट्राइक पर सवाल इन्होंने पूछा था या नहीं पूछा था? और मुझे बताइए कि ये क्या मोहनचंद शर्मा के जो वहां अंत्येष्टि कार्यक्रम में क्या कांग्रेस का कोई नेता शामिल हुआ था? तो ये बड़ी बड़ी बातें करना और झूठ बोलना बंद कीजिए, और प्रधानमंत्री जी को जितनी गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता करते रहे हैं, और फिर बाद में बोलते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। इनके महामंत्री होते हैं, महासचिव होते हैं, तो बोलते हैं नहीं अब उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन कभी इन्होंने उनकी खंडन नहीं किया और ना निंदा की। जहां तक सवाल है
जहां तक सवाल है कानून व्यवस्था का, देखिए हाँ हमने गुजरात बनाया, ऐसा गुजरात बनाया जो भ्रष्टाचार मुक्त है, जहां निवेश होता है, वाइब्रेंट मॉडल के माध्यम से निवेश आ रहा है, जहां कृषि पर 0% ऋण के माध्यम से लोग किसानों को खुशहाली मिली है, जहां जिस गुजरात के अंदर सूखाग्रस्त गुजरात था, आज वहां पर हर घर नल के माध्यम से जल पहुंच रहा है, 24 घंटे बिजली पहुंच रही है। एक ऐसा मॉडल हमने खड़ा किया और ये अभी कांग्रेस पार्टी लगातार 27 साल से केवल घोषणा पत्र ही जारी करती रही है। ये घोषणा पत्र ही जारी करती रहेंगी, इनकी दाल नहीं गलने वाली है। आतंकवाद को शह देने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस। आतंकवादियों जैसे प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों से कोरा साफ झूठ बोलते हैं, वैसे मनोज जी झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मोहन चंद जी के फ्यूनरल में कोई शामिल नहीं हुआ। मोहन चंद जी के फ्यूनरल में होम मिनिस्टर राहुल गांधी जो इतना सच बोलते हैं, जाकर के वहां माफीनामा मांगते हैं। मुझे बोलने दीजिए, आपकी बात मैंने सुनी, आपके सारे झूठ सुने। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम श्री शिवपाल जायसवाल और फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये सारे के सारे उनके उसमें थे। तो ये जिस तरह प्रधानमंत्री, ये मैं बार-बार मैंने अभी सागर जी से भी ये बात कही प्रीति जी, कि जिस इनके पास 27 साल से और 8.5 साल से दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। इनका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, तो ये पुराना एनकाउंटर उठा के उसको उसमें मांग रहे। कब तक? अब देश के प्रधानमंत्री, बिलाल जी ने सही कहा, मुझे दुख होता है देखकर कि इन्हें हमने चुना है, ये देश के प्रधानमंत्री, अपने पद की गरिमा का तो ध्यान रखिए। अब आतंकवाद से देश को डरा रहे हैं। अब आप वोट मांगिए, अब वोट मांगिए। मोरबी में 150 लोगों की डेथ हो गई, उसके लिए वोट मांगिए। अब वोट मांगिए, 40 लाख बेरोजगार है, उसके लिए वोट मांगिए। आज देश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे गुजरात में, लेकिन शहीदों हमारे सर्जिकल स्ट्राइक पर अगर सवाल उठाया जाएगा, तो देश भर में संदेश गया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने साधा। सागर, हमने सर्जिकल स्ट्राइक पे कभी नहीं देखिए, यहाँ पर बिलाल जी भी बैठे, ईशान जी, तहसीन जी भी बैठे, लेकिन मनोज जी देखिए, आपने भी एक कमेंट किया। क्या उम्मीद करेंगे? देखिए मनोज जी, भी आपने जिक्र किया कि गुजरात को हमने भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया। गुजरात में हमने 27 सालों से बहुत बेहतर काम किया। हाल ही की घटना उठाकर देखेंगे मोरबी, तो फिर आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। जब आप एक एक मुद्दों को उठाते तो अपने एक एक मुद्दों पर आपको देखना भी चाहिए कि बीजेपी ने कितना बेहतर काम किया। 40% आबादी गुजरात की कहती है कि बेरोजगारी अभी इस समय, सर सुनिए, बुनियादी सुविधाएं 20% अभी नहीं मिल पा रही है लोगों को। आगे भी सुनिए, कानून व्यवस्था 3% लोग, मतलब कि आंकड़ों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। और आप भी जान रहे हैं कि कंपटीशन इस बार बड़ा टफ है। बिलाल खान भी जरा बोल लें, स्टूडियो में मौजूद, आप सब देख पा रहे हैं। बिलाल, देखिए इनसे देश की जनता पूछती है जिस तरीके किनसे बीजेपी से देश की जनता पूछती है 15 लाख रुपए कब आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। 100 करोड़ मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। अरे उसका सपोर्ट नहीं करते हम लोग, ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करते। सबसे पहले करना हमने किया उन लोगों को, वैसी बात करते हैं। हम नहीं कहते वो 15 करोड़ पर भारी, 15 करोड़ भारी है 100 करोड़ पर। 15 मिनट के लिए पुलिस छोड़ दीजिए। युवाओं को रोजगार देने की बात की गई और कहा 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे। और सुनिए, कहा कि दाऊद को पकड़ कर लाएंगे और जिस तरीके से देश के अंदर महंगाई को कम करेंगे। जो जनता सवाल करती है तो आपको दर्द होने लगता है, फिर आप सवाल उठाते हैं, बटला हाउस को लेकर आते हैं, आप लोग लेकर आते हैं मस्जिद को, आप लोग लेकर आते हैं अजान को, आप लोग लेकर आते हैं मदरसे को। चुनाव में ये आपके जो है मुद्दे हैं, जनता ने हमें बहुमत दिया है। 2014 में हमें प्रचंड बहुमत दिया, 2019 में दिया, और 27 सालों से गुजरात के अंदर हमने वाइब्रेंट मॉडल, एक नया गुजरात मॉडल हमने खड़ा करने का काम किया है। और इस बार भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपनी सरकार बनाएगी। आप जैसे जो विमर्शकारी हैं, जो तोड़ने की मंशा रखते हुए हैं, वो आतंकवादियों को श्रेय देने वाले लोग हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले लोग हैं। उनकी दाल नहीं गलेगी गुजरात में, उनकी दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं इसलिए आप इस तरीके की बात करते हैं? आप मुद्दों की बात करिए, सुनेगा देश भी सुनेगा। अगर आपने काम किया है 27 साल गुजरात के अंदर, ये तो आपको दोबारा वोट देगा, दोबारा लेकर आएगा। लेकिन आपने कोई काम नहीं करा, आपसे कोई सवाल पूछ ले तो आप वो है देशद्रोही हो जाता है। समझ गए? आपकी परिभाषा ये है कि देश के प्रधानमंत्री को हमने बनाया, उनको इस देश की जनता ने बनाया, उससे कोई सवाल कर ले उनको मार देने का काम, देशद्रोही हो गए, देश से निकालने की बात कर देंगे। आपके लोकसभा एमपी बयान कहता है मुसलमानों को इस देश से निकालिए, क्योंकि आप और अभी कपिल तक मिश्रा पता नहीं
पाए अनुराग हैं ठाकुर, कि एक रमेश मध्यम वर्मा, वर्ग का परिवार का लगातार जो है एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। उन पे कोई सवाल कर ले तो आप पार्टी से बाहर भी नहीं निकालते उसको, पार्टी में ठीक है, रखते हैं। इरशान ये त्रिवेदी। आपकी दुहाई इरशान मानसिकता है। त्रिवेदी। बात करते हैं इरशान देश के त्रिवेदी, अंदर इरशान फूल त्रिवेदी। बरसा रहे हैं। इरशान और बिगाड़ने वाले आप लोग हैं। आप तो फूल हमेशा बरसा ऐसे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इरशान त्रिवेदी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिलाल, 15 मिनट इरशान के लिए त्रिवेदी, पुलिस छोड़ दीजिए। एक सेकंड, मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, जेल गया, वापस मनोज आया। यादव जी, मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, इरशान त्रिवेदी, इरशान त्रिवेदी। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आप कांग्रेस जो हमेशा आतंकवादियों की शहादत पर आंसू बहाती रही है और अब जो विपक्षी पार्टियां उभर कर सामने आ रही है, देश उसका साथ न दे, देश उनको अपने से दूर करे। कौन है ये दूसरी विपक्षी पार्टियां? देखिए, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अभी जो उन्होंने जो रैली में, जो चुनावी रैली में भाषण दिया था, वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं दिया था, एक भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सहमे हुए नेता ने भाषण दिया था जो कि गुजरात में और अन्य जगहों पे किसी भी भाजपा के अलावा बढ़ती पार्टी का जो लेकिन वर्चस्व है, प्रधानमंत्री उसे तो देखकर मानते हैं शर्म ना आता ये है। कि वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो तो खुद ही बोलते हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री इसीलिए- बाद में, पहले इसीलिए- मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। इसीलिए यानी कि अगर वो प्रधानमंत्री के तौर पे देखे थे तो उनको देश के प्रति जवाबदेही बनती। इसलिए अभी चुनावी रैली में जो उन्होंने भाषण किया है उसका ज्यादा कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि ऐसी ही चुनावी रैली में उन्होंने कभी कहीं बोला था कि 15 लाख आएंगे, वो 15 लाख नहीं आए। तो इसे चुनावों का एक ही मतलब है कि जनता को किस तरीके से भ्रमित किया जाना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो भी घटनाएं हुई है, अगर वो देश हित में होती है तो बेहतर है, अगर देश हित में नहीं होती और अगर भारतीय जनता पार्टी के हित में बिल्कुल नहीं होती तो उसको आतंकवादी, देशद्रोही, ये वो फलाना ढिमका ऐसा ही करार देने की कोशिश करते हैं। अगर वो सही में लोकशाही का मान रखते, सम्मान रखते, तो आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, वो बोल रहे हैं कि ये सब कुछ पूरा आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, लेकिन ये वही लोग हैं जिनके गुजरात में तमंचे आते हैं, जिनके गुजरात में ड्रग्स आती है, जिनके गुजरात में लीकर कांड हो जाता है, 135 से ज्यादा लोग मर जाते हैं, जिनके गुजरात में इतना मोरबी जैसा ब्रिज का हादसा हो जाता है। ये वो गुजरात मॉडल को बचाना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब गुजरात उनके हाथ से जा रहा है। तो वो एक लास्ट अटेम्प्ट, लोगों के इमोशन से खेलने का एक लास्ट अटेम्प्ट का जरिया बनती है। ठीक है, तहसीन, मनोज साथ। जी प्रीति जी, आपको याद होगा 2017 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी और बहुत गंभीर बात थी। मैंने उस बात को बहुत गंभीरता से ली थी, शायद प्रीति जी आपने भी ली होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में कहा था, मैं उनको वर्बैटिम कोट करता हूं, कि उनकी सरकार यानी भारत की एक सवाल मैं पूछूं आपसे, मैं एक सवाल मैं पूछूं, मेरा सवाल आपसे, आप ही से, दूसरे पैनलिस्ट आपसे, तहसीन आपसे। मुझे बात कहना बहुत श्रद्धा जरूरी की है। मौत पे प्रियंका गांधी क्या एक बार भी निकल कर सामने आई? उन्होंने कुछ कहा श्रद्धा की मौत पे? कहा है लेकिन मैं इस पे बोलूं, उन्होंने कहा है, क्या कहा? प्रियंका जी ने कहा है कि सभी महिलाओं की के बारे में भी पूछ लीजिए होनी चाहिए और हमारी जो लगातार अगर आपको बीच में बोलना बोल दीजिए, मैं चुप बैठता हूँ, वरना फिर आप बात कीजिए प्रियंका जी के बारे में, मैं चुप बैठता हूँ। बोलिए। नहीं बोलने दीजिए मनोज जी, बलात्कार और महिलाओं का अपमान बोलने कोई दीजिए, बारे में भी जरा पूछ लीजिए इनको। बोल देता हूँ, उस पर प्रीति जी, आप इनसे 22 बातों प्रियंका जी ने सभी महिलाओं को इंक्लूडिंग श्रद्धा के बारे में कहा है कि महिलाओं के लिए कानून और भी जनता दोबारा से आप बीच में बोलेंगे, काफी बोले, आप मन की बात कीजिए, मैं चुप बैठता हूँ। उन्होंने स्पष्ट सवाल पूछा है, मैं काम की बात कर रहा हूँ, आपको नहीं चाहिए तो आप कीजिए मन की बात। तहसीन बोलिए, उसके बाद आपको काउंटर करेंगे मनोज जी। प्रियंका जी ने ये स्पष्ट कहा है कि सभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून और भी सख्त होने चाहिए, चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे फिर वो बिल्किस बानो, चाहे फिर वो राम रहीम हो, जो आज इस वक्त बाहर कैंपेनिंग करते हुए लड़कियों का, महिलाओं का नहीं, लड़कियों का बलात्कार करते, वो बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करवाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं एक चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं और फिर आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज मैरिटल रेप के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री की प्रचंड बहुमत है राज्यसभा और लोकसभा में, क्यों कानून नहीं लाते? इनके एक यूनियन मिनिस्टर ने कहा है, मैं कोट करता हूं, कहा है कि अगर मैरिटल रेप, बलात्कार के खिलाफ कानून लाया जाएगा तो बदमाश देगा, यानी कि एक पति अपनी पत्नी का बलात्कार कर सकता है और इस सरकार के अनुसार वो जायज है, वो जिम्मेदारी वाला काम है। आप सोचिए। लेकिन मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, जो मैं प्रश्न पूछना चाहता था, मनोज जी इसका आप जवाब दीजिए। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री ने बात कही गुजरात के अंदर कि आर्मी चीफ दीपक कपूर, उनकी सरकार, भारत की सरकार, मोदी की सरकार को गिराने के षड्यंत्र में इन्वॉल्व थे। ये माननीय प्रधानमंत्री की गुजरात 2017 में चुनाव। आज हमें 2022,
क्या एक्शन लिया आपने दीपक कपूर के खिलाफ? क्या उस वक्त प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे, इतना बड़ा देशद्रोह का आरोप सेना की चीफ पे लगा रहे थे, या सच कह रहे थे और उन्होंने अपना काम नहीं किया? दूसरी चीज, आईएसआई ने पठानकोट को बुलाया, पठानकोट में आईएसआई को बुलाया गया। ये मुझे लगता है इससे बड़ा देश के खिलाफ कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, मनोज जी को भी बोलने दीजिए। आप सिर्फ आप ही बोलेंगे तहसीन, तो दूसरे दीपक कपूर पे स्पष्ट अरे मनोज यादव, उसके बाद हमारे साथ कांग्रेस की पहले मनोज उसके बाद पूजा त्रिपाठी, पहले मनोज। सागर जी मैडम, प्रीति, देखिए ऐसा सागर भी है, मैं भी हूँ। हाँ। जिस तरह की बातें की, मैं तहसीन प्रीति भी है, प्रीति जी को मत भूलिए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आपको हाथ दीपक कपूर पे उत्तर दीजिए। लड़ सकती हूँ, आपको हाथरस दिखाई देता है, ना श्रद्धा दिखाई देती है, ना झारखंड की बेटी अंकिता दिखाई देती है। और राजस्थान में परसाली लाल मीणा से लेकर के लगातार आपके मंत्री और मंत्रियों के बेटे लगातार रेप के केसों में शामिल है, लेकिन वहां आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। दूसरी बात देखिए, ऐसा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर आप सवाल पूछने वाले आप ही थे। राहुल गांधी की स्टेटमेंट को कोट करके डोजियर के रूप में पाकिस्तान ने यूएन के अंदर पेश करने का काम किया। तो पाकिस्तान के प्रवक्ता बनना, चीन के प्रवक्ता बनना, ये आपकी हमेशा फितरत रही है। तीसरी बात ये बताइए कि आप इतना अच्छी बातें कर रहे हैं, सारी चीजें आपकी अच्छी चल रही है, अगर ऐसा सब कुछ गलत चल रहा है तो 5 विधानसभा के चुनाव में क्यों कांग्रेस पार्टी नेस्तनाबूद हो गई, क्यों धराशायी हो गई? और पिछले 27 सालों से आप लगातार केवल घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। आप घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, आपकी सरकार गुजरात में क्यों नहीं बन रही है? और तहसीन पूनावाला जी, ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करना बंद कीजिए। देश की जनता ने परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले उनके साथ खड़े। लेकिन मनोज जी देखिए, मैं आपको जवाब दे देता हूं। सर, आपने भी गुजरात को सजा नहीं दिया है, बहुत बेहतर आपने नहीं किया। 40 लाख युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सन 2014 से लगाए अभी तक सर 10 ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं रही हैं जहां पर पेपर लीक हो गया, छात्र अभी भी तैयारी कर रहे हैं, वो नाराज घूम रहे हैं कि बताइए उनकी जिंदगी को रफ्तार अब कौन देगा, उन्हें नौकरियां कैसे मिलेंगी? पूजा जी। प्रीति जी, आपने प्रियंका जी की बात की। प्रियंका जी थी जो धक्के खाते खाते हाथरस किसी तरह जवाब लूंगा आपसे इस पे, मनोज जी। पूजा जी बोल रहे हैं। हर जगह स्टेट गवर्नमेंट ने उनको रोकने की कोशिश की, तो हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर हो, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो, यहाँ बात महिला अस्मिता और महिला सुरक्षा की होती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस का बंटवारा खत्म होकर मॉरल हाई ग्राउंड लेना चाहिए। और इन्हीं की महिला एवं बाल विकास मंत्री जो एक स्लिप ऑफ टंग में अधीर रंजन चौधरी की सोनिया गांधी माफी मांगो कर चिल्लाती हैं, वो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की मौत हो जाती है। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को संस्कारी कहकर रिलीज कर दिया जाता है, उनको फूल मालाएं पहनाई जाती है, उनको मिठाई किया जाता है। और ये होम मिनिस्ट्री की अनुशंसा से, और इन लोग एक शब्द नहीं बोलते। इन्हीं के महिला अस्मिता के बड़े बड़े खोखले वादों की यहीं पे पोल खुल जाती है। ये भाजपा, एटलीस्ट भाजपा महिला अस्मिता और महिला सुरक्षा पे कुछ न बोले तो अच्छा। देखिए बिलाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो मैं जिक्र कर रहा हूं, इस बार गुजरात के चुनाव में बाबा का बुलडोजर, फिर उसके बाद मोरबी पुल हादसा, तमाम ऐसी बातें जो देखिए गूंजती हुई सुनाई दे रही हैं, लेकिन वाकई में जमीनी कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे लोग देखिए इस समय दूर हैं। चर्चा नहीं हो रही आखिर कैसे 40 लाख जो युवा बेरोजगार है उन पर बात की जाए। चर्चा ये नहीं है कि जो पेपर लीक बार बार हुआ गुजरात में, कैसे उस पर लगाम लगाई जाए। लट्ठा में 70 लोग मर गए। देखिए चीजों पे ये चर्चा नहीं करेंगे, इनकी पोल खुल जाएगी। और अभी इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर बोल रहे थे, तो इनके खुद एमएलए नो बलात्कार किया कुलदीप सिंह सेंगर, वो जेल में, और उसके बेटी के पूरे परिवार को खत्म कर जेल में बैठे हुए मौजूदा विधायक था इनका। और चिन्मया नंद जिस तरीके से बलात्कार के केस में अंदर है, तो आपको अपने भी गिरवान में झांकना चाहिए। दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले सुनिए मेरी बात, पहले आपको समझना होगा। पहले सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं ऐसे नहीं बोला। मनोज यादव, बिलाल, पूजा तीनों को स्क्रीन पर। मनोज यादव, बिलाल और पूजा तीनों स्क्रीन पर। सबसे बड़ी दूध की पार्टी आपकी है, आपको सहारा लेना पड़ता है, आपको सहारा लेना पड़ता है। देश में जो आज मुद्दे आप बना रहे हैं मंदिर मस्जिद का, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि जो युवा बेरोजगार है उसके लिए बात करते हैं कि किस तरीके से गुजरात के अंदर शिक्षा को लेकर भ्रष्टाचार, और सुनिए महंगाई कितनी हो चुकी है डीजल पेट्रोल से, जो आम जनता है वो चुकी है, उस पर आपका अल्फाज नहीं होता। आपके जो मुद्दे
होते हैं, बटला हाउस होता है, आपके जो मुद्दे होते हैं, मंदिर मस्जिद होता है, शमशान और कब्रिस्तान की बात करने वाले लोग आप होते हैं। बिलाल जी, आपको पता नहीं है कि आज देश के युवा का क्या हाल है? बिलाल जी, पता है आपको? मनोज जी, और महंगाई का क्या हाल है? सुनिए, उस पर मनोज बात जी। नहीं करेंगे, पोल खुल जाएगी। एक मिनट सुनिएगा, देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर बैठकर इस तरह की बात कर रहे हैं। अपेक्षा हमारी कंट्रोल में बिलाल जी एक मिनट रुकिए। मनोज जी, जब से चर्चा की मैंने शुरुआत की है, आपकी जुबान पर धारा 370, सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा, सर यही सब है सर। आप ये चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं जो 2 सालों से किसान गुजरात की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं मुआवजे के लिए? उनके लिए आपने क्या किया? आपने ये चर्चा की देश के उन राज्यों में से गुजरात है जहां पर बिजली की दर सबसे ज्यादा है। जब आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बिजली को लेकर लूक लुभावन वादे कर रहे हैं, तो आप भी आगे उसी लाइन में। जवाब मनोज यादव। किसानों पे तो लाठी चलवाते हैं लोग। जवाब बोले, इसी का जवाब चाहिए, इधर उधर नहीं। जवाब दे दे पहले मनोज यादव, पहले जवाब कहिए। पहले मनोज जी जवाब दे ले। मैं सीधा जवाब दूंगा सागर जी, ना मैं इधर उधर की बात करता हूं, सीधा दो टूक जवाब दूंगा आपको। सुनिए कान खोल करके, ये बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी इनकी तरफ फ्रीबीज देना शुरू कर दे? क्या इनको आश्रित बना दे? क्या इनको अपंग बना दे? तो भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर देने वाले लोग इस देश को ठगने का काम किया है। जहां तक मैं बात बता देता हूँ, आज गुजरात स्टार्टअप के अंदर नंबर 1 है, आज निवेश में नंबर 1 है, आज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नंबर 1 है। सागर जी बोलिए। निश्चित रूप से देखिए ऐसा है सागर जी, 27 सालों से लगातार शासन है, तो इसका अर्थ यह है कि वहां की जनता को हमारे नेता, नीति और नियत के ऊपर विश्वास है, और यही कारण है कि हमारे विकास के मॉडल को उन्होंने स्वीकार किया है। भ्रष्टाचार मुक्त हमने गुजरात बनाने का काम किया, आतंकवाद मुक्त बनाने का काम किया, कानून व्यवस्था में हमने अच्छा काम किया, विकास देने का काम किया है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया है, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से लोग व्यापार कर लेते हैं, रात के 2-2 बजे तक लोग व्यापारी अपना व्यापार करते हैं, कैश लेके घूम सकते हैं। तो ऐसी कानून व्यवस्था देने का किसने काम किया है? 27 आखिर मेरा एक ही सवाल, मेरा एंकर से सवाल है, मेरे एंकर को जवाब है और पैनलिस्टों को, आखिर 27 सालों से लगातार जनता हमें आशीर्वाद क्यों दे रही है? ठीक है मनोज जी, भाजपा कहती है कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने का काम करती है। देखिए ऐसा है, किस तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती आई है आपको याद होगा। विपक्ष तो कह रही है कि हम जो करते हैं, भाजपा भी हिंदू मुसलमान करके वोट लेती है, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेती है। देखिए हम हिंदू मुसलमान कौन करता है, आपने देखा होगा कि हिंदू मुसलमान कौन करता है, और मैं कह रहा हूं खाम करके एक योजना ये लोग लेकर के आए थे, जिसमें था के मतलब क्षत्रिय, एच मतलब हरिजन, ए मतलब आदिवासी, एम मतलब मुसलमान। किस तरह समाज के अंदर गुजरात में वैमनस्य भरने का काम किया, किस तरह से नफरत बनाने का काम किया, पैदा करने का किया। माधव सिंह सोलंकी जैसे इनके मुख्यमंत्रियों ने इस तरह से किया। और यहां की बात करें, अगर इस इधर की बात करें तो कौन कहता है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होना चाहिए? ये मुसलमानों की पार्टी है। इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी, उन्होंने क्या कहा कि गुजरात के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। तो कौन हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहा है, मुझे बताइए, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? ठीक है, हमारे साथ पूजा भी है। पूजा, तहसीन, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप हमेशा कांग्रेस पे क्यों लगता है? प्रीति जी, होम मिनिस्टर कुछ दिन पहले रैली में कहते हैं कि 2020 में इन्हें हमने एक अच्छा सबक सिखा दिया, इसीलिए शांति रही। होम मिनिस्टर, देश के गृह मंत्री, एक चुनावी रैली से, मंच से ये सबके सामने कहते हैं कि 2020 में हमने इनको सबक सिखा दिया। तो ये कौन कह रहे हैं? आज एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट पे मणिपाल यूनिवर्सिटी का, मुझे आप 2 सेकंड देंगे, जिसमें एक बच्चे को एक स्टूडेंट टेररिस्ट करके कहता है, वो बच्चा उसको रिटॉर्ट बैक भी करता है कि आपको कैसे लगता है कि मुझे टेररिस्ट करना फनी होगा? क्या आपने कभी ये 2014 से पहले ऐसा कोई सुना था कि अब ये लोग, अब
अब जैसा कि सागर जी ने कहा, जब इनसे बेरोजगारी की बात की जाए, जब इनसे महंगाई की बात की जाए, जब इनसे कोरोना के डेथ की बात की जाए, जब तहसीन पूनावाला, तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? क्यों बार बार कांग्रेस पे तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते हैं? जो व्यक्ति कहता है शमशान कब्रिस्तान, जो व्यक्ति कहता है दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है, वो तुष्टीकरण करता है। जो व्यक्ति बार बार झूठ कहते हैं, लेकिन प्रीति जी आपके शो में मुझे बार बार शिरकत करने का मौका मिला है। लास्ट टाइम आपके शो में आया था, हमें भाजपा ने आपके शो पे वादा किया था तुष्टीकरण पे जवाब, मोरबी के तुष्टीकरण पे जवाब नहीं, तुष्टीकरण पे उसके बाद मोरबी, शमशान कब्रिस्तान की बात जो पहले तुष्टीकरण। मैंने पूछा तो हिंदू मुसलमान करते, मैंने पूछा हिंदू मुसलमान करते हैं, मैंने पूछा भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, नहीं मैंने भाजपा से पूछा हिंदू मुसलमान करती है, आरोप लगते हैं, उन्होंने जवाब दिया। अब आपकी बारी है, तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पे क्यों लगता है? बिल्कुल, क्योंकि भाजपा झूठ बोलती है। इनका असल नाम भाजपा का बीजेपी का बड़ी झूठी पार्टी, झूठ के सिवा इनको कुछ आता नहीं बोलने को। आपके शो पर भी झूठ जवाब नहीं देना होता तो भाजपा झूठ बोलती है, बिल्कुल दे रहा। आप सुन तो लीजिए प्रीति जी, जल्दी कीजिएगा, बाइंड अप का टाइम, फाइंड आउट का टाइम है। अगर कांग्रेस तुष्टीकरण डेटा लेकर के आना, बोलने दीजिए एक सेकंड बोले मनोज जी बोलने दीजिए, मनोज जी बोलने दीजिए। अगर कांग्रेस तुष्टीकरण या गलत काम करती तो जैसे आपके शो पे भाजपा के प्रवक्ता कहते लगातार 27 साल से भाजपा इलेक्ट हो रही, 60 साल से तो कांग्रेस इलेक्ट हो रही थी, मतलब देश की आवाम ने कांग्रेस को भरोसा किया, इसलिए कांग्रेस इलेक्ट हो रही थी। तो इनको पूछना चाहिए कि जब 60 साल कांग्रेस पे भरोसा किया देश के इतिहास में, तो कांग्रेस ने तुष्टीकरण नहीं किया। लेकिन मेरा एक सवाल प्लीज आपने मुझे काटा, मोरबी के हत्यारे अजंता के मालिक जिसने भाजपा को चंदा दिया, वो कब पकड़ा जाएगा? इसका जवाब स्पष्ट। फाइनल कमेंट ईशान त्रिवेदी, फाइनल कमेंट एक लाइन में, जल्दी से, बाइंड अप का समय। सागर जी, अजंता के मालिक ने भाजपा को पैसा दिया। सागर जी, ऐसा है कि कार्रवाई हुई है, SIT गठित हो गई है और ये भारतीय जनता पार्टी भोपाल गैस कांड की तरह एंडरसन जैसे लोगों को इस तरह से कुछ नहीं करने वाली है। हर अपराध किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। मनोज जी, बाइंड अप का समय। उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि पैसा लिया है भाजपा ने। पार्टी की बात रखी है, पार्टी की बात, नो डिबेट। ईशान जी एक लाइन में बाइंड अप कमेंट दीजिए। भाजपा ने अजंता से पैसा लिया। फाइनल कमेंट। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस बार के MCD इलेक्शन और इस बार के गुजरात के चुनाव, उन दोनों में भाजपा और कांग्रेस को आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर देगी और मुझे लगता है कि रिजल्ट में काफी बड़ा उलटफेर होकर आम आदमी पार्टी की बहुत सारी सीटें। फाइनल कमेंट मनोज जी, यही है फाइनल कमेंट, हुजूरीलाल के हसीन का सपने। देखिए, ये चोर मुसेरे भाई, ये लोग मुगेरीलाल के हसीन सपने देखते रहे। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में, हिमाचल में और डिबेट नहीं, तहसीन पूनावाला, फाइनल कमेंट। गुजरात में कांग्रेस की सरकार आ रही है, प्रचंड बहुमत से आ रही है। भाजपा एक नया रिकॉर्ड लोअर एंड पे करने वाली है, आप इस चीज को नोट कीजिए। ठीक है, पूजा जल्दी से फाइनल कमेंट, जल्दी से। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी लेजेसी क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी लेजेसी झूठ और पाखंड की फाइनल कमेंट है पूजा, डिबेट नहीं। बिलाल जल्दी से। देश के अंदर मुद्दों की बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, एजुकेशन पे बात होनी चाहिए और जो देश के असल मुद्दे उन पर बात होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और ये बटला हाउस पर बात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे प्लेटफॉर्म पे और साथ ही इंडिया के सवाल में आज हमारे साथ जुड़े। आपने देखा कैसे जिस तरीके से गुजरात में चुनावी घमासान है, ऐसे में जिस तरीके से मचा हुआ है बवाल, लगातार तीखे स्वर आपको सुनाई पड़ रहे होंगे। जमीन में गुजरात में हमारे तमाम रिपोर्टर्स हैं, लेकिन ऐसे में डिबेट का जो माहौल है अभी चरम पर है, क्योंकि गुजरात इलेक्शन है और साथ में MCD भी। बिल्कुल, अगर चुनाव में जमीनी मुद्दों पर बात हो तो बेहतर, यही हम उम्मीद करते हैं नेताओं से भी और दिग्गज जो नेता लगे चुनावी रैलियों और रोड शो में, उनसे भी। एक छोटा सा ब्रेक, कल फिर हाजिर होंगी प्रीति लेकर इंडिया का सवाल, और साथ ही देश और दुनिया की बड़ी अपडेट के लिए और गुजरात और MCD के चुनाव के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अपडेट के लिए देखना न भूलें।